हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब वतन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, अब बहुत अथक प्रयास के बाद में कुछ मुझे चित्र मिले हैं, ठीक है ना। और मेरा मन किया कि आपको ये चित्र दिखाने चाहिए, आनंद भी आएगा, अच्छा भी लगेगा आपको, ठीक है। ये देखो, ये जो आप जो चित्र देख रहे हैं ना, ये हमजनामा के चित्र हैं, ठीक है ना। हमजनामा के क्या है चित्र है। यहाँ पर मीर हमजा को, है ना, हमजा नामा या हजम नामा एक ही बात है, याद रखना। इसको अलग अलग मत सोच लेना। हमजा नामा भी बोलते हैं इसको और इसी को हजम नामा भी बोलते हैं, ठीक है। हमजा नामा लो, यहाँ पे हमजा नामा लिख देता हूँ, हमजा नामा चित्र, ठीक है। इस प्रकार के कुछ चित्र हैं, ठीक है ना। देखो कितने सुंदर, उस समय आप सोचो कितने बढ़िया शानदार चित्र बनाए गए, ठीक है। दिख रहे हैं ना आप लोगों को? थोड़ा सा जूम करके दिखाया जाए क्या? फटे नहीं बस। बहुत अथक प्रयास के बाद बड़ी मुश्किल के साथ ये कुछ चित्र आपको दिखाने के लिए मुझे मिले हैं, तो ये कुछ चित्र आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इस प्रकार के कुछ चित्र हैं, ठीक है। कितनी सुंदर, आप देखिए, कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय इस प्रकार के जो है चित्र बनाए जा सकते थे क्या। देखो इसको तो, ये अच्छी क्वालिटी का है थोड़ा चित्र, तो इसको तो बहुत आराम से ऐसे देखा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ दो चित्र मुझे मिले थे, तो ये आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया, आपने देख भी लिया। चलिए, अब आज जो बात हम लोग करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेटा अकबर के काल की चित्रकला, ठीक है। अकबर कालीन चित्रकला, अकबर कालीन चित्रकला। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अकबरकालीन चित्रकला की यदि हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो अकबरकालीन चित्रकला का उल्लेख मिलता है हमें आईने अकबरी में। कहां पर मिलता है? आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी में मूलतः कुल 19 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। कितने? 19 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के काल में कुल 19 चित्रकारों में से 13 चित्रकार हिंदू हुआ करते थे। 13 चित्रकार क्या थे? हिंदू हुआ करते थे। और बाकी जो 6 चित्रकार थे वो अन्य जातियों से भी हुआ करते थे। लेकिन 2 प्रमुख चित्रकार अकबर के काल के कौन कौन से, मैं केवल देखो प्रमुख चित्रकारों के नाम तो सबके बता दूंगा, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है ना वही हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि इस तरीके का बहुत, जब डिफिकल्ट लेवल का जब प्रश्न पत्र बनाया जाता है ना, तो इस तरीके के प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि कौन सा चित्रकार अकबर के काल का है, कौन सा चित्रकार जहांगीर के काल का है, और कौन सा बाबर के काल का है, कौन सा हुमायूं। इस प्रकार से जो है प्रश्न आपके बनते हैं। तो मुगल अकबर के काल में 2 प्रमुख चित्रकार, एक तो मीर सैयद अली, चर्चा कर ली अभी हमने। जो हुमायूं के काल में थे ना, एक तरीके से वही वापस 2 प्रमुख चित्रकार जो थे, वही चित्रकार किसके काल में है? अकबर के काल में। मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। इस अब्दुल सम्मद को अकबर ने, याद रखना बेटा, मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था और बाद में उसे टकसाल का अध्यक्ष भी बनाया। और टकसाल का अध्यक्ष बनाने के बाद में उसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी? सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। किसने? अकबर ने। याद रखना, सीरी कलम की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दी गई थी। किसको दी गई थी? जो है अब्दुल सम्मद को दी गई थी। कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, देखिएगा कि अकबरकालीन चित्रकला का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है। तो आईने अकबरी में, आईने
अकबरी में, इसी आईने अकबरी को अकबरनामा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा कि आईने अकबरी में कुल 19 चित्रकारों के नामों का उल्लेख मिलता है। कुल 19 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। इन 19 चित्रकारों में से 13 हिंदू चित्रकार थे। 13 हिंदू चित्रकार और बाकी अन्य 6 अन्य थे। 6 अन्य चित्रकारों के नाम भी मिलते हैं। अब सुनो कि अकबर के काल के 2 प्रमुख चित्रकार कौन से? 2 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली। हमने हमारी पिछली क्लास में बात करी कि इसी मीर सैयद अली के निर्देशन में हमजानामा का, अकबर के काल में हमजानामा का जो कार्य दिया गया था वो वस्तुतः किसको? मीर सैयद अली को। इसी के निर्देशन में हमजानामा पूर्ण हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 2 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, वापस लिखवाने की जरूरत नहीं है हमजानामा वाली बात। और नंबर 2 अब्दु सम्मद, अब्दु सम्मद। ठीक है, इस अब्दु सम्मद के संदर्भ में क्या याद, कुछ चीजें महत्वपूर्ण बातें याद रखनी। क्या बातें याद रखनी बेटा? याद रखना कि मुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। मुल्तान का दीवान नियुक्त किया, मुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया था अकबर के समय। और साथ ही साथ इसे टकसाल का अध्यक्ष बनाया, टकसाल का अध्यक्ष बनाया। और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा बात याद रखिएगा कि इसे उपाधि दी गई थी कौन सी? सीरी कलम। उपाधि कौन सी दी गई थी? सीरी कलम। उपाधि दी गई इसे सीरी कलम की। तो सीरी कलम वाली ये जो उपाधि है ये पूछ ली जाती है कि अब्दुल सम्मद को कौन सी उपाधि दी? तो सीरी कलम की उपाधि दी, मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था, टकसाल का अध्यक्ष बनाया और उपाधि कौन सी दी? सीरी कलम। ठीक है, इसके अलावा अन्य प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं अकबर के काल में? अन्य प्रमुख चित्रकार, अन्य प्रमुख चित्रकार कौन कौन से अन्य प्रमुख चित्रकार हैं? देखो समझने वाली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं, केवल सीधे सीधे नाम लिखने हैं मुझे। ठीक है, अन्य प्रमुख चित्रकारों में बात करते हैं तो दशवंत, ये अभी पिछले फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। दशवंत, बसावन, महसदास, केशवलाल, मुकुंद, सांवलदास, फरूक बेग। ठीक है, कौन? फरूक बेग। एक नाम मिलता है राम, एक माधु, क्या चीज? माधु। नाम मिलता है आकारिजा, नाम मिलता है जमशेद, नाम मिलता है जगत, नाम मिलता है खेमकरण, नाम मिलता है हरवंश, नाम मिलता है मस्किनदास और नाम मिलता है तारानाथ, नाम मिलता है जगन्नाथ। और इसके अलावा 2 नाम मैं आप लोगों को लिख चुका। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये याद रखना कि कुल 19 चित्रकारों का नाम मिलता है, उसमें से 13 चित्रकार माने जाते हैं कि हिंदू थे और 2 अन्य जो 6 चित्रकार जो थे वो अन्य समुदायों से संबंधित थे। ये बात आप लोग बेटा जी याद रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, चलिए मैं कुछ नाम लिख रहा हूं। दशवंत, बसावन,
महेशदास, महेश के बाद में याद रखिएगा क्या, केशवलाल, केशवलाल, फिर नेक्स्ट मुकुंद, मुकुंद, ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 पे आपका आ जाएगा, नाम याद रखिएगा, सांवलदास, सांवलदास, सांवला है ना, सांवलदास। नंबर 7 फारूक बेग, नंबर 8, नंबर 8 राम, नंबर 9 माधु या माधो, नंबर 10, अब बस, नंबर 10 आकारिजा, नंबर 11 जमशेद, नंबर 12, नंबर 12 जगत, नंबर 13 खेमकरण, खेमलो, खेमकरण, खेमकरण, नंबर 14, नंबर 14 हरवंश, पंद्रह मस्किन दास, मस्किन दास, नंबर 16 तारानाथ, नंबर 17 हुआ खतरा, और नाम नंबर 17 जगतनाथ या जगन्नाथ, ठीक है, जगतनाथ। और 2 पहले हम बात कर चुके, कौन कौन से, मीर सैयद अली की और अब्दू सम्मद की, किसकी, अब्दू सम्मद की। ये बात हमारी हो गई क्लियर। 17 मैंने आपको नाम लिख दिए। मैंने आपको कहा कि कुल 19 चित्रकारों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ क्लियर है। चलिए अगला हम बात करते हैं अकबर के काल की। जैसे हमजानामा लिखा गया, वैसे ही अकबर के काल में रज्मनामा, जिसे कहा जाता है युद्धों की पुस्तक, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। रज्मनामा, ठीक है, किस नाम से, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, जिसे रज्मनामा को क्या कहा जाता है, युद्धों की पुस्तक, ठीक है, रज्मनामा, रज्मनामा। इसी रज्मनामा को क्या कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा कि युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक कहा जाता है। महाभारत में, महाभारत का फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता। अब क्या देखा, ध्यान से सुनना, कि अकबर के काल में विशेष रूप से चित्रों की पांडुलिपि तैयार की जाती थी। पांडुलिपि का मतलब समझते हैं ना, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से बनाई हुई, हाथ से तैयार जो किया जाता है वो पांडुलिपि कहलाता है। और ये पांडुलिपि वस्तुतः देखो पेड़ की छाल या कपड़े की छाल के ऊपर उत्कीर्ण की जाती थी। अकबर ने 1574 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना अनुवाद विभाग की स्थापना की थी।
और यही इसी समय उसने रामायण और राजतरंगिणी का भी उसने क्या करवाया, अनुवाद करवाया। ठीक है, राजतरंगिणी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कलहण के द्वारा रचित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें पहली बार भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो देखिएगा कि चित्रों की पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब हस्त तैयार कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि पेड़ की छाल या कपड़े पर बनाई जाती थी। ठीक है, नोट लगा के लिख रहा हूं कि अकबर ने 1574 ईस्वी में, अकबर ने 1574 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना मतलब क्या है, अनुवाद विभाग की स्थापना की। तथा रामायण वे राजतरंगिणी का भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ठीक है, अगली बात देखो, ध्यान रखना, हमने अभी बात की थी अकबरकालीन चित्रकारों की, तो मैंने आपको नाम लिखा था दशवंत। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दशवंत से कि दशवंत के चित्र हमें कहां पर देखने को मिलते हैं। तो रज्मनामा में दशवंत के चित्र देखने को मिलते हैं और अन्यत्र कहीं पर भी दशवंत के चित्र देखने को नहीं मिलता है। दशवंत वस्तुतः ऐसा कहा जाता है कि बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, मतलब पागल हो गया था, इसलिए 1584 ईस्वी में इस दशवंत ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना, तो दशवंत के चित्र केवल रज्मनामा में ही देखने को मिलते हैं, केवल रज्मनामा में ही देखने को मिलते हैं।
मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाने के कारण चौरासी ईस्वी में 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम बात कर रहे हैं बेटा रज्मनामा की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? रज्मनामा की। अगली क्या बात, अब सुनो, पहले थोड़ा सा समझा ही देता हूं कि रज्मनामा की कुल 3 प्रतियां हैं। पहली कृति जयपुर के अजायब घर में है और इस जो प्रति है, ये जो कॉपी है, इसका निर्माण वस्तुतः 1584 से 1586 के मध्य किया गया था और इस कृति का वस्तुतः निर्माण जो है मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में किया गया था। केवल मैं बता रहा हूं, ठीक है, इतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, केवल बता रहा हूं, इस चीज को दिमाग में ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी जो इसकी प्रति है उसका अनुवाद 1598 से लेकर के 1599 के दौरान किया गया और तीसरी प्रति जो है अंतिम रूप से जहांगीर के काल में तैयार की गई थी 1616 में। रज्मनामा के यदि प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिए जाएं कि कौन कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने रज्मनामा में चित्र बनाए हैं, तो याद रखिएगा दसवंत की बात हम लोग कर चुके। बसावन, मुकुंदलाल, बसावन और मुकुंदलाल ने भी जो है रज्मनामा में चित्र बनाए हैं। तो देखिएगा कि रज्मनामा के प्रमुख चित्रकार, रज्मनामा के प्रमुख चित्रकार ठीक है, कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं बेटा? देखो, नंबर 1 दसवंत, ठीक है। नंबर 2 बसावन, बसावन, ठीक है। और नंबर 3 बेटा जी याद रखिएगा मुकुंदलाल। कौन है? मुकुंदलाल। अब आपका प्रश्न क्या आता है वो भी सुन लो। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि रज्मनामा क्या है, तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। रज्मनामा को किन किन चित्रकारों के द्वारा मिलकर के तैयार किया गया, याद रखना बेटा, ठीक है। तो मिलकर के तैयार किया गया था दसवंत, बसावन और मुकुंदलाल। दसवंत, बसावन और मुकुंदलाल। अकबर के काल के अग्रणी चित्रकार कौन माने जाते हैं? दसवंत और बसावन। बसावन को सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। आगे बात समझ में। अकबर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था? याद रखिएगा बेटा बसावन, जो कि छवि चित्रकारी का मतलब समझते हो क्या? किसी का भी जैसे आपकी तस्वीर बनाने का में माहिर था, बिल्कुल हूबहू बना देता था। भूदृश्य चित्र बनाता था। भूदृश्य चित्र का मतलब क्या है बेटा जी? भूदृश्य चित्र का मतलब जैसे भूमि के प्राकृतिक जो चित्र है उनका भी चित्रण करता था। कौन? बसावन। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका क्या बनता है बेटा? याद रखना कि रज्मनामा को मुगलकालीन इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। रज्मनामा को मुगलकालीन इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। मैं आपके सामने यहां पर जो आपको तस्वीर देख रहे हैं, ये आपके जो चित्र देख रहे हैं, ये आपके किसके चित्र हैं? रज्मनामा के चित्र हैं। कुछ मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं, देखिएगा इन चीजों को। ये देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये रज्मनामा के चित्र हैं, ठीक है। किसके चित्र हैं? रज्मनामा के चित्र हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये इस प्रकार से जो है चित्र बनाए गए हैं और इसी रज्मनामा को
मुगल कालीन इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, राजमनामा के चित्र, राजमनामा के चित्र। ठीक है, क्या प्रश्न बनता है बेटा, यहां से ध्यान रखना कि राजमनामा को इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है ये आपका कि राजमनामा को मुगल कालीन इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। ये चरम था चित्रकला का। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, ध्यान रखना बेटा, एक चीज यहीं पर लिख रहा हूं कि अकबर के काल में दो अग्रणी चित्रकार नंबर 1 दशवंत, नंबर 2 बसावन। ठीक है, ध्यान रखना कि बसावन को सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता था। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। ठीक है, जिसने राजमनामा के चित्र बनाए। ठीक है, आगे बात समझ में। दशवंत मर गया, बसावन और मुकुंदलाल। ठीक है, ये 3 प्रमुख चित्रकार थे। ये देखिएगा, इस प्रकार से ये जो है आपको चित्र मिलते हैं किसके, राजमनामा के। क्या है बेटा जी, राजमनामा के ये चित्र, ये आप देखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका जो चित्र है वो किसका है, राजमनामा का है। युद्धों की पुस्तक क्या कहा जाता था बेटा, युद्धों की पुस्तक। ये आप देखिएगा, युद्ध करते हुए दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर धड़ से अलग पड़ा है, इधर ये भाग रहा है, यहां पीछे देखो, ये देखो भगवा झंडा महाभारत का। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये सारे के सारे दृश्य किसके हैं, राजमनामा के चित्र हैं। किसके चित्र हैं, राजमनामा के चित्र हैं। ठीक है, आगे की बात समझ में क्लियर है? मजा आ रहा है? जिंदगी में शायद पहली बार देख रहे होंगे, मेरा वादा है आपसे, इसलिए फर्जीवाड़े में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता मैं, है थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, लेकिन चीजें बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। एक कहावत है ना, मारवाड़ में कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से इतना बढ़िया पढ़ लो कि दोबारा इन चीजों को पढ़ने का। चलिए ठीक है, याद रखिएगा बेटा, बसावन जो था छवि चित्रकार था, यहीं पर लिख देता हूं। बसावन छवि चित्रकारिता, छवि व भूदृश्य, क्या चीज बेटा, भूदृश्य चित्रण में माहिर था। वे भूदृश्य चित्रण में माहिर था। माहिर था।
ठीक है, आगे बात समझ में। फिर से देखिए, ये रज्मनामा के कुछ चित्र हैं। ठीक है, अब ये कोई बता सकता है क्या ये क्या है? चलिए मैं इसको जूम करता हूं और आप इसमें से बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्या है वस्तुतः, ये कौन सा चित्र बनाया गया है, ये किसका चित्र है भाई? देख तो कितने सुंदर है यार, मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बताओ। कितने सुंदर सुंदर सारा से इस प्रकार से वृक्ष किस प्रकार से सुंदर चित्रण किया गया है। 5 पांडव हैं, साथ में भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, 5 पांडव और साथ में भगवान है श्री कृष्ण है, दिख रहे हैं आप लोगों को। चलिए, यहां पर एक व्यक्ति है जो बाणों की सैया के ऊपर लेटा हुआ है, भीष्म पितामह। कौन है? भीष्म पितामह का चित्रण है ये। किसका? भीष्म पितामह का क्या है? चित्रण है, रज्मनामा में जो कि तैयार किया गया है। ठीक है, भीष्म पितामह। तो आया ना मजा? कि रज्मनामा में चित्रित भीष्म पितामह, चित्रित भीष्म पितामह, भीष्म पितामह गंगापुत्र। ठीक है, का चित्र। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर मैं कुछ चीजें और लिख रहा हूं। क्या चीजें? कि अकबर के काल में जो चित्र बन रहे हैं ना, इन चित्रों में किसका दृश्य सर्वाधिक? देखो, युद्ध के दृश्य, राज दरबार के दृश्य, शिकार के दृश्य। ठीक है, चित्रों के विषय क्या थे अकबर के काल में? अकबर के काल में चित्रों का विषय मतलब सब्जेक्ट क्या था, किसके ऊपर सर्वाधिक चित्र बनते थे? ठीक है, नंबर 1 शिकार के दृश्य। क्या चीज बेटा जी? शिकार के दृश्य। नंबर 2 युद्ध के दृश्य, युद्ध के दृश्य। और नंबर 3 जो है राज दरबार के दृश्य, राज दरबार के दृश्य, राज दरबार के दृश्य चित्रित किए जाते थे। ठीक है, ये 3 प्रमुख विषय रहते थे। ठीक है, आगे बात समझ में। ये आप देख रहे होंगे कि ये भीष्म पितामह है। ठीक है, अर्जुन ने जब उनको खूब बाण मार दिए थे तो उस समय की चीजें हैं। ये पांडवों के राज दरबार का देखो, मैंने कहा ना कि राज दरबार का विषय रहता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। राज दरबार, तो ये इस प्रकार से राज दरबार का चित्रण किया गया है, पांडवों के राज दरबार का। देखो इस प्रकार से, ये देखिए आप। ठीक है, अब यहां से एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग करने वाले हैं। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, ये चलिए देख ली। अब सुनो मेरी बात बेटा। क्या बात? कि फारूक बेग, कौन बेटा जी? फारूक बेग एकमात्र ऐसा चित्रकार था जिसने रज्मनामा में चित्र नहीं बनाए। फारूक बेग एकमात्र ऐसा चित्रकार था जिसने रज्मनामा में चित्र नहीं बनाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, फारूक बेग, फारूक बेग एकमात्र ऐसा चित्रकार था, एकमात्र। ये इंपॉर्टेंट तथ्य बनता। ठीक है,
ऐसा चित्रकार, कैसा ऐसा चित्रकार था जिसने राजनामा में चित्र नहीं बनाए, चित्र नहीं बनाए। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। देखो राजनामा के चित्रों की, कुछ और भी मैं आपको चित्र अभी दिखाने वाला हूं, चिंता मत करना। अब देखो अकबर के काल की चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं और लिख रहा हूं बेटा। एक तो अकबर के शासनकाल में पहली बार भित्ति चित्रण किया गया। अकबर के काल में पहली बार भित्ति चित्रण किया गया। और अब से पहले जो ईरानी प्रभाव था, वो ईरानी प्रभाव अकबर के काल में समाप्त हो गया। भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रचलन हुआ, जिससे 3D चित्र, त्रिविमीय चित्रण किए गए। ठीक है ना, 3D चित्र है कि नहीं है, समझे आप? क्योंकि यदि मैं ये तस्वीरें लेकर के आप लोगों के लिए नहीं आता तो फिर आप कहते हैं गड़बड़ हो गई, ये 3D क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है? 3 डायरेक्शन से कहीं से देखो एक जैसा दिखेगा आपको। 3D है, ये क्या है? 3D है, त्रिविमीय। ठीक है, आगे बात समझ तो याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूं मैं यहां पर, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर के काल में पहली बार, अकबर के काल में पहली बार, पहली बार बोलिए, पहली बार भित्ति चित्रण प्रारंभ हुए। भित्ति चित्रण का मतलब समझते हो ना आप? भित्ति चित्रण का मतलब दीवारें, और भित्ति का मतलब दीवार। दीवार के ऊपर, अरे ग्रामीण परिवेश में हम लोग देखते हैं ना क्या, कि अभी भी हमारी जो माताएं हैं, दादी अम्मा हैं, वो क्या करती हैं, जब होली दीपावली होती है ना, तो भाई गोबर की जो दीवार होती है ना, उसके ऊपर गोबर की दीवार वस्तुतः है ना, गांव में अभी भी देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाती हैं, है ना। ये भित्ति चित्रण कौन से काल की देन है, याद रखना, अकबर के काल की देन है। कौन से काल की देन है? अकबर के काल की देन है। अगली देखो, अब ये देखो, है कि नहीं मजेदार है ये चित्र? ठीक है, ये इस प्रकार से ये भित्ति चित्रण किया गया। अकबर के काल में पहली बार भित्ति चित्रण का प्रयोग किया गया बेटा, याद रखना। क्या चीज? भित्ति चित्रण का प्रयोग किया गया था। देखो, ठीक है, ये देखो, ये इस प्रकार से सुंदर चित्रण, ये रज़्मनामा का चित्र है वस्तुतः। ठीक है, किसका है? रज़्मनामा का ही चित्र है। ठीक है, घटोत्कच से संबंधित बताया जाता है इस चित्र को। भीम का जो राक्षस पुत्र था घटोत्कच, उससे संबंधित बताया जाता है। एक बार मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। दिखे है क्या? है ना खतरनाक? भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क की उपज थी महाभारत एक तरीके से, है ना, क्योंकि वो
दुष्टों का सत्यानाश करना चाहते थे कौन? भगवान श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है, तो खैर ये इस प्रकार के चित्रण। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कुछ अन्य बात क्या कर रहा हूं कि अकबर के काल में, अकबर के काल में अकबर के काल में चित्रकला से, चित्रों से ईरानी प्रभाव समाप्त हुआ। ईरानी प्रभाव समाप्त हुआ, पहली बात। दूसरी बात बेटू जी कि भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रचलन हुआ। भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रचलन हुआ। ठीक है, और अगली बात क्या, इससे 3D प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों में थ्री प्रभाव पड़ा। 3D का मतलब क्या होता है? त्रिविमीय, त्रिविमीय। अकबर के काल का एक महत्वपूर्ण कथन, क्या महत्वपूर्ण कथन है बेटा? अकबर कहता था कि, अकबर ने कहा कि जो चित्रकला है वो वस्तुतः ईश्वर की देन होती है। अकबर ने क्या कहा? अकबर ने चित्रकला को ईश्वर की देन बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला से नफरत करते हैं। ठीक है, कहां लिखूं अभी ये? यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, कि अकबर का कथन कि चित्रकला ईश्वर की देन होती है। मैं उन लोगों से नफरत करता हूं, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला से नफरत करते हैं। अब ये यहां से खतरनाक वाला प्रश्न बनता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं से फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? देखो बेटा ध्यान से सुनो, क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि उक्त कथन किसका है? मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला से नफरत करते हैं। ये कथन किस मुगल बादशाह का है? और पहला ऑप्शन आएगा, देखो ध्यान देना, पहला ऑप्शन क्या आएगा? पहला ऑप्शन आपका आएगा जहांगीर। क्या आएगा? जहांगीर। अगली बात समझ में। अब चूंकि
जहांगीर के काल को मुगल कालीन क्या चीज, मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसलिए आपके दिमाग में सीधी सीधी एक बात आएगी कि यार ऐसी बात तो जो है, ऐसी बात तो जो है वो कौन कह सकता है? जहांगीर ही कह सकता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि ये चीज जहांगीर के द्वारा नहीं कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? अकबर का कथन मिलता है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला से नफरत करते हैं। आगे बात समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है आपका। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जहांगीर की चित्रकला की। ठीक है, चलिए जहांगीर कालीन चित्रकला, जहांगीर कालीन चित्रकला। तो इसमें कुछ देखो सीधे सीधे बातें लिख रहा हूं कि मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। याद रखिएगा कि जहांगीर स्वयं एक उच्च कोटि का चित्रकार था। जहांगीर स्वयं उच्च कोटि का चित्रकार था, उच्च कोटि का चित्रकार था। इसका कथन मैं बता देता हूं, बता चुका वैसे मैं, कि यदि किसी एक तस्वीर को, यदि किसी एक तस्वीर को, एक तस्वीर को अनेक चित्रकारों ने मिलकर बनाया है, अनेक चित्रकारों ने मिलकर भी बनाया है, तो मैं उस तस्वीर के प्रत्येक भाग को देखकर यह बता सकता हूं कि यह किसके द्वारा चित्रित किया गया है। देखो, तो चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है जहांगीर का काल। पहली बात, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या? देखो, हेरात का एक चित्रकार था जिसका नाम था आगा राजा, और इसी आगा राजा को क्या कहा जाता था? आका रिजा, जो कि मैंने आपको बताया जब अकबर के काल के चित्रकार लिखवाए मैंने कुल 19 आपको, तो उसमें आगा राजा या आका रिजा का नाम मैंने आपको लिखवाया कि नहीं लिखवाया? याद है? कहाँ को याद बोलो थाने, पापो का हटो। ठीक है,
तो आगारिजा या आकारिजा, ठीक है, याद रखना बेटा। अकबर के काल में भारत आया था, वस्तुतः हेरात का चित्रकार था। और इसी आगारिजा या आकारिजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। किसकी? चित्रशाला की स्थापना की थी। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका। क्या प्रश्न बनता है कि हेरात का चित्रकार आगा राजा जिसे क्या कहा जाता था? आकारिजा। अकबर के काल में भारत आया। अकबर के काल में भारत आया। जहांगीर ने इसी के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई। ठीक है, तो ये बात आप लोगों के लिए विशेष बन गई। कुछ जहांगीर कालीन चित्रकला की मैं विशेषता बताऊंगा, वो वस्तुतः अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए डायग्राम भी बनाऊंगा। लेकिन जहांगीर के काल के चित्रकारों के मैं कुछ नाम लिख रहा हूं। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे दो, उस्ताद मंसूर, एक अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई थी नादिर उल अस्र। नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इसी उस्ताद मंसूर के द्वारा दुर्लभ पक्षी साइबेरियन सारस और एक जो है अनोखा पुष्प, ठीक है, बंगाल का अनोखा पुष्प, इसका जो है चित्र बनाया गया था वस्तुतः किसके द्वारा? उस्ताद मंसूर के द्वारा। अबुल हसन की बात यदि करें तो वो व्यक्तियों के चित्र बनाने में माहिर था। सभी या व्यक्तियों के चित्र को क्या सभी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ क्या बेटा, इसको छवि चित्रण में भी वो माहिर था। व्यक्ति को पाजामा पहनाता था, इसलिए याद रखिएगा कि जहांगीर ने उसको उपाधि दी नादिर उल जामा, ठीक है। कि जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार। अगली क्लास में ये टॉपिक आपका पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। दो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन कौन से थे बेटा? उस्ताद मंसूर,
उस्ताद मंसूर। ठीक है, देखिएगा बेटा कि इसको उपाधि दी गई थी नादिर उल अस्र, नादिर उल अस्र। दुर्लभ पक्षी चित्रकार था ये, दुर्लभ पक्षियों का चित्रण। और बंगाल का अनोखा पुष्प वे अनोखा पुष्प, ये इसके प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट नंबर 1, नंबर 2 अबुल हसन। कौन? अबुल हसन। अबुल हसन की उपाधि पूछे तो नादिर उल जामा उपाधि, नादिर उल जामा। व्यक्ति चित्रण, व्यक्ति चित्रण, या फिर इसी को हम क्या बोलते थे बेटा? साहिब सभी, सभी, या इसी को हम बोलते हैं छवि चित्रण, छवि चित्रण में माहिर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कि जहांगीर के काल में ही फारूक बेग द्वारा कागज पर छोटे चित्र बनाने की शुरुआत की गई। ये वही फारूक बेग है जिसने रज्मनामा में कोई भी किसी भी प्रकार का चित्र नहीं बनाया था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो फारूक बेग, ठीक है, आगे बात समझे। 2 प्रमुख सर्वोत्कृष्ट चित्रकार याद रखना, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। और कौन कौन से चित्रकार थे जहांगीर के काल के अन्य चित्रकार? देखो बेटा, अन्य चित्रकारों में नाम मिलता है गोवर्धन, बिशनदास, दौलत, मनोहर, मोहम्मद नादिर। गोवर्धन, बिशनदास, दौलत,
मनोहर, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नादिर, मुराद, माधव और तुलसी। माधव व तुलसी, ठीक है। ये जहांगीर के काल के जो है सबसे प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। आगे बात समझने क्लियर है। चलिए, समय हो चला है हमारा, हमने बात कर ली ये सारी चीज़ें। अब कल की अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें बात करेंगे कि जहांगीर के काल के जो चित्र थे उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार से चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। आपको समझाने वाला हूँ मैं कौन सी दूरपास विधि या धूप छांव विधि, चित्र भी बनाऊंगा, चिंता मत करना। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारी चीज़ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।